गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9 का चैप्टर 5 है, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये हमारी मूलभूत इकाई होती है, जो कि आपके शरीर में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे कि अगर बात करें कि आपकी प्रीवियस क्लासेस की, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 8 में सेल के बारे में जाना है, काफ़ी हद तक जाना है। तो उसी तरीके का सिमिलर ये चैप्टर है, इसमें हम सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उनके सेल ऑर्गेनल के बारे में जानेंगे, सेल किस प्रकार से फंक्शन करता है और किस प्रकार से कार्य करता है आपके शरीर में, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले सेल की अगर हम बात करें तो हम कोई भी जीवित प्राणी जो कि जीवित है, जीवित की बात कर रही हूँ, निर्जीव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जीवित प्राणी वो क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, किससे वो मिलके बना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका घर है, आपका घर की अगर सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है ईंट, यानी ब्रिक से मिलके आपका पूरा घर बना है। उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जो कि लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल से मिलके बनता है। यानी कि आप ये समझ सकते हो, आपकी मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर की, वो होती है सेल। तो उसी के ऊपर आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कभी भी आप सेल का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट जो सवाल है वो ये आता है कि सेल की खोज आखिर किसने करी। हु इज द डिस्कवर्ड सेल, सेल को किसने डिस्कवर्ड किया, सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सेल की खोज करी थी। उन्होंने सेल की खोज कब करी थी? 1665 में, यानी कि 1665 में इन्होंने सेल की खोज करी थी। इट इज जस्ट लाइक योर 8th क्लास चैप्टर। आपने जो 8th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसी प्रकार का चैप्टर। अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा हो तो भी अच्छा, नहीं भी पढ़ा हो तब भी आपको ये क्लासेस में मैं आपको डाउट सारे क्लियर करवा दूंगी कि सेल आखिर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पूरा घर जो है एक ईंट से मिलकर बनता है, वैसे आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। और सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने सेल की खोज करी थी 1665 में, उन्होंने सेल की खोज करी थी। अगर हम बात करते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल बेसिकली 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक होते हैं यूकारियोटिक और होता है प्रोकारियोटिक। अब हम यूकारियोटिक क्या होता है, प्रोकारियोटिक, मे बी ये आपको फेमिलियर हो इस वर्ड को लेकर, या आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो। तो ये एक सेल के नाम है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या बोल रही है मैम। तो यूकारियोटिक वन काइंड ऑफ सेल एंड प्रोकारियोटिक इज द अनदर काइंड ऑफ सेल। ये सेल के नाम मैंने लिए हैं, एक यूकारियोटिक और एक प्रोकारियोटिक। अच्छा, इनमें अंतर क्या होता है और ये होता क्या है? ये बोथ आर द सेल है। इनमें अंतर ये होता है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना, इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता सेल का। आप किसी भी प्रकार से सेल का स्ट्रक्चर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सपोज कीजिए मैं आपको ये स्फेरिकल एक सेल का स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर सबसे मिड में, या आप बोल सकते हो सबके मुख्य बिंदु जो बीच की होती है, इसको केंद्रक कहा जाता है। और हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में केंद्रक कहा जाता है और इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस, ध्यान रखना, न्यूक्लियस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि ये है, ये इसकी कवरिंग है, एक प्रकार की, ये क्या है? आउटर कवरिंग है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसी प्रकार के जो न्यूक्लियस होता है, जो बीच का हिस्सा होता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग। अभी मैं डिटेलिंग बताऊंगी इसकी, अभी मैं सिर्फ प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक समझाने के लिए आपको ये बता रही हूँ। तो जैसे ये जो कवरिंग है ना, ये जो लाइन है, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसी प्रकार से ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बीच का हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो ये आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट्स कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे मैंने सी लगाया, सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इनको। व्हाट दैट्स कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूकारियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इसका सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। जैसे कि आप कभी भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी आउटर कवरिंग करते हैं, आउटर कवरिंग मतलब आउटलाइन करते हैं डार्क कलर से, ताकि वो अच्छा लगे, है ना। डार्क कलर से क्या करते हैं, उसकी आउटर लेयर बनाते हैं।
ओके, उसी प्रकार से ये जो अगर नहीं होगा, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगा, मैं मेम्ब्रेन को हटा देती हूँ, सपोज कीजिए मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो इसकी न्यूक्लियर जो होगी यानी बीच का जो हिस्सा होगा केंद्र, वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। वो क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज पूरी तरीके से उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा। बेसिकली आपको ये समझना है। तो न्यूक्लियस ध्यान से समझना है आपको, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसका सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। और जिसका सेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना के दिखाया, और सपोज कीजिए जो मेम्ब्रेन मैं बना रही हूँ ये नहीं है, ये मेम्ब्रेन है ही नहीं, यानी कि उसका सेल या न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। आप ध्यान से इसको सुने और समझे तो आपको समझ में आ जाएगा इन सेल में अंतर क्या है। एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग के वर्क भी डिटेल में समझाऊंगी मैं आप सभी को, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक प्रकार की झिल्ली है जो कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर होता है, ध्यान रख, सॉरी, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इसके वजह से वो सेल जो है वेल डिफाइन नहीं होता, यानी उसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइन नहीं होता। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें मौजूद है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। यूकैरियोटिक इज द वेल डिफाइंड सेल एंड प्रोकैरियोटिक इज द नॉट वेल डिफाइंड सेल। ओके, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल बोल सकते हो आप। तो ये बोथ आर द क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दो प्रकार के, और इस प्रकार के जो सेल होते हैं जब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ी, जैसे कि आप आगे के चैप्टर देखेंगे तो उसमें आप ये जानेंगे कि आपके दो प्रकार के ऐसे इस प्रकार के सेल होते हैं, एक तो मल्टी सेलुलर और एक यूनिसेलुलर। ठीक है, सॉरी, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर इज अनदर थिंग्स। अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक सेल और मैक्रोस्कोपिक सेल। माइक्रो और मैक्रो, इट इज नथिंग, जस्ट आपको एक लाइन को ध्यान रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो आपने सुना होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा, तो वही समझना है आपको। एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा सेल होता है जो कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता। जैसे हमारे शरीर में माइक्रोस्कोपिक सेल मौजूद होता है, अगर हम अपनी सबसे छोटी का यानी सेल को नेकेड आई से देखना चाहें तो आपको ऑर्गन दिखेंगे, सेल नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका माइक्रोस्कोपिक सेल। ऐसा सेल जो नजर आ जाता है, आप सोचोगे सेल तो बहुत छोटे होते हैं, कौन सा सेल नजर आ जाता है, तो हाँ सेल नजर आ जाता है। कौन सा सेल नजर आ जाता है, देखिए ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी एग है तो वो सिंगल सेल की गिनती में ही आता है, वो मल्टी सेलुलर नहीं होता। हम अभी सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं, अभी मैं ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंची हूँ, आपको ध्यान रखना। सेल, एक सेल ऐसा होता है जो बहुत छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता, उसको माइक्रोस्कोपिक सेल बोलते हैं, और एक सेल ऐसा होता है जो कि आपको दिखाई देता है, उसको मैक्रोस्कोपिक सेल बोलते हैं। और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक के, बहुत छोटे छोटे सेल आपके शरीर में मौजूद होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। अब मैं मैक्रोस्कोपिक सेल की अगर बात करूं तो कौन सा सेल ऐसा होता है, तो आप बोल सकते हो ऑस्ट्रिच एग बोल सकते हो, या किसी भी प्रकार का एग बोल सकते हो, क्योंकि एग जो है वो सिंगल सेल की गिनती में आता है और उसको हम देख सकते हैं। अंडे को तो आप देख सकते हो ना, जब तक वो शिशु हाथ पैर बनना शुरू नहीं हुआ है मतलब वो सिंगल सेल है। तो एक सेल आपका माइक्रोस्कोपिक होता है जो बहुत छोटा होता है, और मैक्रोस्कोपिक जो नेकेड आई से दिख जाता है, यानी कि बड़ा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु, जीव, हम अपने आप को भी उसमें गिन सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या है, मल्टी का मतलब ही समझ में आ रहा है एक से अधिक या बहुत सारे, आप समझ सकते हो। एक जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि आप एक ह्यूमन बीइंग, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर। अब बहुत सारे जीव जंतु आपके चारों ओर जितने जीव जंतु देखते हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप ले सकते हो, बट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हर जीव जंतु जो है, जो आपको नजर आते हैं, जो कि लिविंग है, पेड़ पौधे लिविंग है, आप कोई भी प्रकार का जानवर ले सकते हो, वो सब लिविंग है। तो सभी जीव जंतु, मोस्ट ऑफ जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं।
और कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल के बने होते हैं। इनको यूनिसेलुलर भी बोल सकते हो या बोल सकते हो सिंगल सेल। क्या बोल सकते हो? सिंगल सेल भी बोल सकते हो, यूनिसेलुलर बोल सकते हो। ऐसे जीव जंतु, एक अगर जीव है तो जीव क्या कर रहा है? वो जीव खाना पीना सारे काम वो कार्य करता है। यानी कि आपके शरीर में, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग का शरीर की बात करूं तो उसके अंदर कितने सारे प्रोसेस होते हैं। दैट मीन एक्सक्रेटरी होता है, रेस्पिरेटरी होता है, डाइजेस्टिव होता है और आपका रिप्रोडक्टिव होता है। मतलब आपके शरीर में बहुत सारे सिस्टम है और वो सारे ही सिस्टम अपने अपने काम करते हैं। आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को पचाता है, आप सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया करवाता है। ठीक है, अगर आप खाना, जो आपके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है तो एक्सक्रेटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। स्केलेटन सिस्टम आपके शरीर को एक शेप देता है, एक फॉर्म देता है। तो आपके शरीर में कितने सारे सिस्टम्स मिलके कार्य करते हैं। अब इतने सारे सिस्टम है तब जाके आप एक सर्वाइव कर पा रहे हो, एक अपनी जीवन गाथा आगे कर पा रहे हो। लेकिन इस प्रकार के भी सेल होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल वो सारे कार्य करता है जो कि हम एक मल्टी सेलुलर जीव करते हैं। आपको ध्यान से समझना है। एक होते हैं मल्टी सेलुलर, इट इज द एज एग्जाम्पल एज द ह्यूमन बीइंग। आप अपना ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले सकते हो। और एक यूनिसेलुलर जो कि एक सिंगल सेल है और वो सारे काम कर रहा है जो कि एक मल्टी सेलुलर जीव करता है, जैसे कि हम करते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम सेल के मेन पार्ट पे आ जाते हैं कि सेल का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल किस प्रकार का दिखता है। तो सबसे पहले मैं सेल की साइज की बात कर लेती हूँ। आपको ध्यान ये रखना है अगर हम शेप की बात करें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज साइज की हम बात करते हैं। तो साइज ये नहीं कि अगर हाथी का सेल है तो वो बड़ा सेल होगा, डायनासोर का सेल है तो बड़ा सेल होगा। सेल का साइज जो है वो एक ही टाइप का होता है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो शेप जो है वो हर सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। मैं अगर ह्यूमन बीइंग के शेप की बात करूं, अगर मेरे शरीर में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के शरीर में कितने प्रकार के शेप के सेल मौजूद है, तो विभिन्न प्रकार के शेप होते हैं। हर सेल का शेप अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सभी सेल का शेप अलग होता है। अगर मैं ब्लड सेल की बात करूं तो उसका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, कुछ गोलाकार होता है। आपने देखा भी होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़ाया होगा आपको। अगर मैं आपका मस्कुलर सेल की बात करूं वो कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, अगर मैं नर्व सेल की बात करूं, आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा, आई कैन ड्रॉ करेक्टली, बट कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपके फंक्शन के हिसाब से, अभी तो मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, लेकिन आप कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनके सबके सेल जो है उनके फंक्शन के हिसाब से विभिन्न प्रकार के सेल के शेप पाए जाते हैं। एक प्रकार का सेल का शेप नहीं होता। ओके, ध्यान रखना है आपको कि विभिन्न प्रकार के सेल के शेप होते हैं, शेप एक प्रकार का नहीं होता। तो आई होप ये सेल के शेप्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो मौजूद होती है, उसकी मेन बात करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। मैं एक सेल का स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, आई टेक द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर ले लिया। अब क्या है, मैं आपको बताती जाऊंगी और इसमें आपको समझाती जाऊंगी तो आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये है सेल। सेल क्या है? आपकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ध्यान से समझना है। आई होप कि इतने में हो जाए। तो सेल का सबसे पहले आप ले सकते हो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर कवरिंग जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जो कवरिंग है, इट इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये एक सेल मेम्ब्रेन है। इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, क्या ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बीच की, सेंटर पार्ट की बात करें तो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो आप नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? आप न्यूक्लियस ले सकते हैं। ओके, ये थोड़ी साइज जो है वो बहुत शॉर्ट है, न्यूक्लियस। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, पूरा जो सरफेस ये नजर आ रहा है, दैट्स
ये पूरा सरफेस जो है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस। मैं इन सबके आपको बताऊंगी इनके वर्क क्या होते हैं और किससे मिलके ये बनते हैं। तो ये क्या, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, साइटोप्लाज्म कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जगह नहीं है तो आई होप आपको समझ में आएगा। साइटोप्लाज्म, ये जो सरफेस है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए एग्जांपल में समझाती हूँ। जैसे कि आप कहने को आप स्कूल में बैग लेके जाते हैं, अब बैग लेके जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ बैग बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर कितने सारे सामान रखे हुए हैं। उसी प्रकार के जो सेल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये जो सब्सटेंस, ये जो सरफेस है, पूरा एरिया जो इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके फंक्शंस में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर मौजूद क्या होता है। जो पूरा सरफेस है ये खाली तो होता नहीं है सेल का, इसके अंदर क्या मौजूद होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके अंदर सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्म जो होता है सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल होते कौन कौन से हैं, तो अभी मैं आपको नाम लिखवा रही हूँ कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी कि ये सेल ऑर्गेनल क्या काम करते हैं, किससे मिलके बनते हैं, सेल में उनकी क्या क्रियाएं होती है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगी। तो पहला यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला जो है स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसको आप ERB कहा जाता है शॉर्ट में। दूसरा आप बोल सकते हो गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपैरेटस। इफ यू वांट टू नोट तो आप नोट भी कर सकते हो। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आप बोल सकते हो गोल्जी अपरेटस के बाद लाइजोसोम, ओके, लाइजोसोम। फोर्थ बोल सकते हो राइबोसोम, राइबोसोम, ओके। एंड फिफ्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सिक्स्थ इज वी कैन से, यहाँ पे जगह की मे भी शायद शॉर्टेज हो जाए, तो सिक्स में आप क्या लिख सकते हैं, आपका ऑलमोस्ट हो गया, वैक्यूल लिख सकते हैं, वैक्यूल, ओके। एंड द सेवंथ इज प्लास्टिड, प्लास्टिड, ओके। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो नेक्स्ट कंटेंट में आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपके सेल ऑर्गेनल, ये जितने भी मैंने आपको नाम लिखवाए हैं उनके फंक्शंस बताऊंगी कि वो क्या काम करते हैं, किस तरह से सेल के अंदर क्या उनकी क्रियाएं होती है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट कंटेंट में समझाया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।